बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन की अगर बात करें, जुमे वाले सेशन की, तो बजट को लेके काफ़ी अभाम थे, काफ़ी प्रेशर था स्टॉक मार्केट के ऊपर। लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया था, प्रीमियम वाले ग्रुप में किया था और शायद वीडियो में भी किया हो। इस बजट हमेशा ऐसा बनाया जाता है कि वो अवाम दोस्त लगे और ठीक लगे, यानी कि कौन हुकूमत चाहेगी कि वो खुद एक खुल्लम खुल्ला अपने खिलाफ अवाम को कर ले। दूसरे नंबर पे प्रीमियम ग्रुप में ये मैसेज भी किया था कि जैसा भी बजट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्टॉक मार्केट को डराने वाला नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत के पास एक स्टॉक मार्केट ही होती है जिसका एक बेहतर इमेज पेश किया जा सकता है। ये मैसेज जुमे वाले सेशन में बजट अनाउंस होने से पहले किया था, जब बजट पेश नहीं किया गया था। 4:10 पे ये मैसेज किया था कि मुझे लगता है बजट जैसा भी हुआ स्टॉक मार्केट को डराने वाला नहीं होगा। हर हुकूमत के पास एक स्टॉक मार्केट ही तो होती है मिसाल देने के लिए, और यही चीज मैं आपको बजट में भी दिखाऊंगा। अब बजट की तरफ आ जाते हैं और बजट में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं, पाकिस्तान की को पॉजिटिव दिखाने के लिए अच्छी हैं। दूसरे नंबर पे चीजें देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी इस्लाहात की गई हैं जिनका हमारी स्टॉक मार्केट पे या स्टॉक मार्केट में जो सेक्टर हैं उन पे उनका क्या असर हो सकता है। पहले नंबर पे तो ये देखें कि जो अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी नुमाया बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल $4 अरब थे, जो कि अब बढ़कर $17 अरब से जायद के हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामदात के लिए काफी है, यानी कि 3 मंथ की एक्सपोर्ट के लिए ये आपको काफी है। तो ये चीज है पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अच्छी चीज जो है वो ये है कि हमारा मालियाती खसारा जून 2023 में जीडीपी का 7.8%, 7.8% था, जो कि मौजूदा माली साल के अख्ताम तक 4% तक आ जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव चीज है। 2 साल कबल हमें प्राइमरी बैलेंस में जीडीपी के 0.7% के बराबर खसारा दरपेश था। मौजूदा माली साल में हम प्राइमरी बैलेंस को 1.6% के सरप्लस तक ले आए हैं। तो ये भी पॉजिटिव है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कह लें, फॉरेन रिजर्व के हवाले से कह लें, या पाकिस्तान के हवाले से कह लें। और ये वो बात जो मैंने कल प्रीमियम ग्रुप में की थी कि कोई भी हुकूमत स्टॉक मार्केट को पैनिक करने वाला बजट नहीं लेके आती, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही तो एक चीज होती है जिसकी वो मिसाल पेश कर सकते हैं। तो देख लें वो मिसाल। तो पॉइंट नंबर 13 देखें, मुआशी बेहतरी के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इस बेहतरी के पीछे पाकिस्तान के कॉर्पोरेट शोबे की बेहतर कारकर्दगी है। कॉर्पोरेट शोबे ने जनवरी-मार्च 2026 में पिछले साल के इसी अरसा के मुकाबले में 22% ज्यादा मुनाफा हासिल किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की तादाद भी पिछले एक साल में 1,73,000 नए सरमायाकारों का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। खुशाइंद बात यह है कि इस नए सरमायाकारों में एक बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो देख लें, काफी अच्छी लंबी चौड़ी बहस, या कह लें कि एक अच्छा चीज, इनको एक अच्छी मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट को पेश किया गया, और यही चीज आपको एडवांस में बता दी थी कि पैनिक ना हो। उसके बाद टैक्स में जो रिफॉर्म किए गए हैं, जो इस्लाहात की गई हैं, उसमें यह भी है कि जो प्रोडक्शन यूनिट है जहां पे जूस बनते हैं या शुगर मिल्स हैं या ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्शन यूनिट है, वहां पे भी इन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है एफबीआर वालों ने। तो इससे भी काफी खातर ख्वाह जो है उन्हें टैक्स कलेक्शन में मदद मिली है। अब उसके बाद आ जाते हैं जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहां कहां पे कर्जे दे रही है और किस किस सेक्टर को उसका फायदा होगा। ये बात मैंने कल परसों 3-4 दिन से कर रहा हूं, जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको लेके। तो चलें, बजट में भी उस चीज का जिक्र कर दिया गया है। सबसे पहला जो मंसूबा लेके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ रही है वो जरखेजी के नाम से है, जिसके जरिए से 7,50,000 छोटे किसानों को बिला जमानत मुकम्मल तौर पर डिजिटल अमल के जरिए से 300 अरब रुपए के कर्जा जात फराहम किए जाएंगे। इसका बेहतर इम्पैक्ट आ सकता है आपके फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि किसानों को कर्जे मिलेंगे, वो अपनी ज़राअत की तरफ तवज्जो देंगे, खाद खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, बीज खरीदेंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्ट वो आपके आएगा फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर, या ट्रैक्टर सेक्टर भी आप इसमें ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरी स्कीम है वजीर आजम का अपना घर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के जरिए कम और मुतवस्सित आमदनी वाले तबके को सिर्फ 5% मार्कअप पर मोर्टेज की सहूलत फराहम की जाएगी। तो जाहिर बात है, जब हाउसिंग के लिए मकान तामीर करने के लिए कर्जे दिए जाएंगे तो मकान तामीर होंगे जिसमें सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, आपका सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर,
पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, ग्लास सेक्टर, ये सारे ही इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। उसके बाद हुकूमत का एक तीसरा अहम कदम है जिसके तहत ई बाइक्स और ई रिक्शों की खरीदारी के लिए सब्सिडाइज फाइनेंसिंग फ्राहम की जाएगी। तो ईवी में जितने भी आते हैं जो रिक्शे बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं ईवी, वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, जिसमें साजगार मेरे ख्याल से सबसे आगे होगा। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट तो बरामदात को फरोग देने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कारोबार की लागत कम की। एक्सपोर्ट इनकम पर आयद जो 0.25% यानी कि 0.25% एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज था उसको मुकम्मल खत्म कर दिया है और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के तहत मार्कअप की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत सहूलत की मद 9 माह से बढ़ाकर 18 माह कर दी गई है ताकि बरामद कुनिंदगान को कैश फ्लो के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा सनती बिजली के नर्ख कम किए, तो इसमें जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो बेनिफिशरी हो सकता है। उसके बाद सर्कुलर डेट को लेके देखें तो सर्कुलर डेट को लेके ये खबर अच्छी है, ओजीडीसी को काफी सर्कुलर डेट की अदायगियां भी की गई थी। तो 33 नंबर ये बताता है कि सलाहती एजेंडे का एक अहम स्तून सर्कुलर डेट पर काबू पाना है। मुझे इस ईवान को बताते हुए इत्मीनान है कि मौजूदा माली साल में बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट की जो नेट जीरो एक्यूमुलेशन हासिल की गई है, यानी कि इस साल इस बोझ में कोई इजाफा नहीं हुआ, यानी कि सर्कुलर डेट का जो अमाउंट थी उसमें कोई भी इजाफा इस साल नहीं हुआ, बल्कि सर्कुलर डेट की जो अमाउंट थी उसमें 1225 अरब रुपए की लोन एडजस्टमेंट, लोन सेटलमेंट भी की गई है। उसके बाद 21 नंबर पेज पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन है, जिसमें IT के शोबे की बरामदात 20% से ज्यादा की सालाना शरह नमू से बढ़ रही हैं। इस साल ये बरामदात 4.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को है। उसके बाद फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग में भी देखें तो पाकिस्तान की शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, उसको मैनेज करने के लिए तकरीबन 54.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस मुख्तस रकम के जरिए वफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते और क्लाइमेट रेजिस्टेंस रिहायशी यूनिट तमीर किए जाएंगे और जाहिर बात है ये यूनिट सीमेंट और स्टील से ही बनेंगे। और 62 नंबर पे अगर देखें तो हुकूमत ने खुद ही तफसील के साथ बयान कर दिया कि पाकिस्तान की मईशत में रोजगार के मौके पैदा और सनती तरक्की का पहिया तेज करने में कंस्ट्रक्शन से बढ़कर कोई शोबा नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन का शोबा तरक्की करता है तो सीमेंट, लोहा, शीशा, टम्बर, पेंट्स, टाइल्स, हार्डवेयर और 40 से जायद सनतें नशोनुमा पाती हैं। उसके बाद जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स को माकूल बनाते हुए फाइलर के लिए खरीदारी पर 2.5% से 1.25% और फरोख्त पर 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज है। यानी कि जो पहले प्रॉपर्टी जिस वजह से रुक गई थी शायद इस वजह से थोड़ी वो मूव करे, कंस्ट्रक्शन बढ़े और अगेन आपका सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ग्लास सेक्टर, ये चीजें जो है इसकी बेनिफिशरी होंगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर मौजूदा रायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। इस सिलसिले में दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल्स टैक्स की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ है, जिसमें आपको पता है कि ट्रक कौन पाकिस्तान में बनाता है, GHNI। फार्मास्यूटिकल को लेकर सेहत की सहूलियात की मुनसिफाना फराहमी और अवामी फलाह बहबूद के लिए हमारी वाबस्तगी गैर मुतजलजिल है। कैंसर जैसे मूजी अमराज की वजह से पाकिस्तानी खानदानों पर पड़ने वाले शदीद माली और जज्बाती बोझ को मद्देनजर रखते हुए हम नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत एक नपी तुली और मौसर इलाज की सहूलत फराहम करा रहे हैं और कैंसर और दीगर बीमारियों की दवाइयात की मुकामी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 100 से जायद इकसाम की खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल तौर पर खत्म हो रही है। तो जो भी कैंसर की अद्वियात बनाते हैं फार्मास्यूटिकल वाले वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं, जिसमें अगर ग्लैक्सो बनाता है तो वो, और अगर कोई फार्मास्यूटिकल और बनाती है कैंसर के रिलेटेड कोई जो अद्वियात बनाती हैं उनमें जो खाम माल उनका बाहर से आता है उस पे उनको जाहिर बात है जब कंसेशन मिलेगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा और फिर अर्निंग पर शेयर भी उनकी बेहतर होगी। तो ये सारी जरूरी चीजें थी बजट में। और अगर देखा जाए तो लुबे लबाब यही है कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ग्लास सेक्टर यानी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फर्टिलाइजर, कुछ हद तक फार्मास्यूटिकल, ये बेनिफिशरी आपके लगते हैं बजट के। IT सेक्टर तो फिर है ही है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो EV गाड़ियां, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं, हबकोस में ले लें, लक ले लें, NML ले लें, MPL ले लें, जो भी इसके साथ रिलेटेड हैं वो भी इसके बेनिफिशरी होंगे। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा जुमे वाले सेशन पर, उसके बाद देखेंगे फीपीलीपी।
تو جمعے والے سیشن میں جو انڈیکس کی اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی 1858 پوائنٹ کے ساتھ. اس کے بعد انڈیکس نے تھوڑا سا آپ کہہ لیں سیلنگ پریشر دکھایا اور انڈیکس کا لو لیول 1243 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,70,946 پہ رہا. انڈیکس کا ہائی لیول جمعے والے سیشن کا 3390 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,73,093 پہ رہا. انڈیکس کی کلوزنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2696 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,72,400 پہ آئی. والیوم دیکھیں تو 320 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں جمعے والے سیشن میں, اور یہ اچھے والیوم تھے. کافی دیر کے بعد اتنے والیوم دیکھنے کو ملے. جمعے والے سیشن کا فی پی لی پی دیکھیں تو فی پی لی پی بھی آپ اس کو اچھا فی پی لی پی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ فی پی لی پی ہے. کیونکہ جب ریلی بنتی ہے وہاں پہ انڈیویجول بائی کر کے بیٹھ جائے تو نیکسٹ ریلی ختم سمجھو. لیکن اگر یہاں پہ 3-4 ہزار پوائنٹ جہاں پہ آپ کو ملتے ہیں گرین میں, وہاں پہ اگر انڈیویجول بیچ کے نکل جاتا ہے اور ادارے بائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے ابھی جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں انڈیکس کے. لاسٹ ویڈیو میں بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اگر یہاں پہ ادارے انڈیویجول سے بائی کرتے ہیں تو یہیں پہ وہ سیل نہیں کریں گے, یا 1,70,000 پہ 72 پہ وہ بائی کر رہے ہیں تو 1,69,000 پہ 1,65,000 پہ تو جا کر ہی دیں گے وہ ان کو. انڈیویجول سے اگر ادارے بائی کر رہے ہیں 1,72,000 پہ تو ظاہری بات ہے 1,74,000 76 78 80 پہ جا کے وہ دوبارہ اپنے مال کو چھوڑیں گے. تو جمعے والے سیشن کا فی پی لی بھی دیکھیں تو بینکس کی بائنگ ہے تقریباً 14.25 ملین کی, بروکر کی بائنگ ہے 0.5 ملین کی, کمپنیز نے بائی کیا 4.25 ملین کا, فارن کارپوریٹس نے بھی قسم توڑی اور بائی کیا 0.5 ملین کا. انڈیویجولز کی سیلنگ ہے $6.5 ملین کی, اچھے پتے کھیل گیا انڈیویجولز. انشورنس کمپنیوں نے 0.5 ملین کا بھی صرف سیل کیا ہے, یعنی کہ وہ بھی ہولڈنگ پہ ہیں اور کسی بڑی ریلی کے انتظار میں ہیں. اس کے بعد میوچل فنڈ نے سیل کیا ہے 10 ملین کا. ایم بی ایف سی کی بائنگ ہے 0.10 ملین کی. ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 1.36 ملین کا. اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 0.30 ملین ڈالر کی. بینکس کی بائنگ سب سے زیادہ ہے, لیکن بینکس نے بائی کیا ہے زیادہ ڈیٹ مارکیٹ میں تقریباً کوئی 15 ملین کا. سیلنگ اگر دیکھیں تو انڈیویجولز کی سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ انہوں نے سیل کیا ہے سیمنٹ سیکٹر کو. سیمنٹ سیکٹر کی پرائز اچھی تھی, میرے خیال سے موقع اچھا جانا اور انہوں نے سیل کیا. لیکن اگر یہاں پہ ریلی بنتی ہے تو سیمنٹ سیکٹر آپ کو بہت اچھے ریٹ آگے دکھائے گا. اس کے بعد انہوں نے بیچا ہے تقریباً 2.5 ملین کا پاور جنریشن کو. اس کے بعد کمرشل بینکس کو انہوں نے بیچا ہے 1.39 ملین کا, اور ان کی سیلنگ ہے 0.17 کی فرٹیلائزر میں, 0.28 کی ٹیکنالوجی میں. بائی کیا ہے انڈیویجولز نے 1.31 کا سب سے زیادہ, یعنی کہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو انہوں نے بائی کیا ہے. میوچل فنڈ کی سیلنگ دیکھیں تو میوچل فنڈ کی سیلنگ سیکٹر وائز ایز سچ کوئی زیادہ نہیں ہے, بلکہ بالکل نہیں ہے. صرف 1 ملین کا انہوں نے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں کو سیل کیا, اور 14 ملین کا 15 ملین کا جو بینکس نے ڈیٹ مارکیٹ کو اٹھایا ہے وہ میوچل فنڈ نے سیل کیا. اس کے بعد دیکھا جائے تو باقی سیکٹر میں اور ادر سیکٹر میں میوچل فنڈ کی 1.5 ملین کی بائنگ ہے, 2.25 ملین کا. سیمنٹ سیکٹر کو اس نے بائی کیا 0.18 کا, کمرشل بینکس کو بائی کیا 2 ملین کا, پاور جنریشن کو بائی کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میوچل فنڈ بھی بائر تھا لاسٹ سیشن میں. کمپنیز بھی بائنگ پہ ہیں. کمپنیز نے سیمنٹ سیکٹر کو 2 ملین کا بائی کیا, 0.25 ملین کا کمرشل بینکس کو بائی کیا, 0.25 ملین کا پاور جنریشن کو بائی کیا, 1 ملین کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو بائی کیا. تو ادارے سٹل بائنگ پہ ہیں, اور اداروں کو لگ رہا ہے یا انہوں نے خود لے کے جانا ہے آگے کے لیول, یہ انڈیکس کو انشاءاللہ دکھا سکتے ہیں. لاسٹ سیشن میں دیکھیں تو بہت سے سگنل تھے جو اپنے پریمیم والے بھائیوں کو دیے تھے, جس میں ڈی جی کے سی تھا. اس کا سپورٹ لیول 192 پہ تھا, 201 کی ریزسٹنس تھی جس کو الحمدللہ اس نے اچیو کیا, 208 کا اس نے ہائی لگا کے دکھایا. اس کے بعد آئی این آئی ایل تھا, اس کے سگنل لیول اپنے بھائیوں کو دیے تھے پریمیم گروپ میں. 164 پہ سپورٹ تھی, ریزسٹنس 169 پہ, 171 کا 72 کا اس نے ہائی لگا کے دکھایا جمعے والے سیشن میں. ایم ایل سی ایف کے سپورٹ لیول تھے تقریباً 85 کا 82 کا, اور ریزسٹنس تھی 90 کی, جو کہ الحمدللہ اس نے لاسٹ سیشن میں اچیو کیے. مغل تھا, اس کی سپورٹ تھی 76 پہ 73 پہ 68 پہ, اور جو ریزسٹنس تھی وہ 78 کی تھی 83 کی تھی. الحمدللہ لاسٹ سیشن میں اس نے دوسرا جو ریزسٹنس تھا 83 والا اس کو اچیو کیا. اس کے بعد ایران کا اور امریکہ کا جنیوا میں ایم او یو سائن ہونے جا رہا ہے, وہ بھی پازیٹیو نیوز ہے انڈیکس کے لیے, اسٹاک مارکیٹ کے لیے. بجٹ بھی ٹھیک ہے, کچھ سیکٹر آپ کو بتا دیے جو بینیفیشری ہو سکتے ہیں بجٹ کے. چیزیں تمام پازیٹیو ہیں, تو انشاءاللہ انڈیکس کو بھی پازیٹیو موو کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو سچویشن کوئی چیز ہوئی, کوئی سگنل ہوئے, کوئی لیول ہوئے تو پریمیم والے گروپ میں ضرور شیئر کریں گے. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. بیک اپ چینل کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دیا ہے, جس میں آپ
مٹیریل انفارمیشنز اور باقی جو فائنینشیل رزلٹ ہیں ان کو ایکسپلور ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔